आयुर्वेदा में या आपकी विजडम के हिसाब से एसिड देना और एंटी एसिड ना देना ये ठीक है? डाइजेशन को अच्छे से होने के लिए आपके स्टोमक में एसिड की मौजूदगी ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप एंटासिड देकर उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे तो कैसे वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। टीवी को अपने कमरे से उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि टीवी क्या है, इसके अंदर से वाइट लाइट आती है। वाइट लाइट आपकी आंखों से आपके ब्रेन की तरफ जाती है, जो आपके ब्रेन को ये बताती है कि अपना जो स्लीप हार्मोन है मेलाटोनिन, उसका प्रोडक्शन शट डाउन कर दो। अब अमेरिका में मेलाटोनिन बहुत बिकता है। हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए प्रॉपर प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, प्रॉपर फैट की भी ज़रूरत होती है, प्रॉपर आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। सभी चीज़ें आपको बैलेंस चाहिए। हम या तो एक चीज़ की अति करना प्रारंभ कर देते हैं या फिर बस एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं। और खाने को अच्छे से पचाने के लिए 3 टिप्स क्या होंगी आपकी? वज़न आपका कम करने का आपका मोटो है, वज़न कम करना चाहते हैं, जॉइंट्स हेल्थ अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी डायबिटीज़ को आप रिवर्स करना चाहते हैं, 14 घंटे के गैप को धीरे धीरे बढ़ाकर 18 घंटे तक भी आप अगर ले जाएं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। सबसे बड़ा कंसर्न है हेयर लॉस का। हेयर लॉस क्यों हो रहा है लोगों का? अगर आप इंडियन हैं, उसमें भी नॉर्थ इंडियन ख़ास तौर पे, और वेजिटेरियन है, तो हो सकता है आपको बीच बीच में प्रोटीन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जनरली हमारे खाने में प्रोटीन डेफिशिएंसी एक बड़ा ही प्रमुख कारण होती है अधिकतर शारीरिक और मानसिक समस्याओं के पीछे। साइलेंट किलर कह रहे हैं उसको, दैट आर स्लीप इश्यूज। आपका पाचन तंत्र काम कर रहा है, आपका दिमाग सो ही नहीं सकता। ये दोनों इतना आपस में गुथे हुए हैं कि अगर एक को दिक्कत आएगी दूसरे को दर्द हो। ये 2 चीज़ें हैं। आपकी अगर मेंटल हेल्थ खराब है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होगा। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय ड्यूटी टॉक्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रॉबिन शर्मा। डॉक्टर रॉबिन शर्मा सोशल मीडिया पे एक बहुत ही बिग पर्सनालिटीज़ हैं। ही एक्सपर्टीज़ इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। इनके मेन एक्सपर्टीज़ हैं अबाउट मेल फर्टिलिटी, गट इश्यूज, जॉइंट पेन, हेयर फॉल। आज हम डॉक्टर रॉबिन शर्मा से आयुर्वेदिक विजडम एंड साइंस, what I love about Dr. Robin Sharma is he doesn't only concentrate about Ayurveda, he is also a blend of modern science, just like my duty. So welcome Dr. Robin Sharma, welcome to the show. So let's first start with gut health, your favorite topic. मुझे हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि जब मैं बच्ची थी, मैं खाना खा के मुझे बड़ी एनर्जी आ जाती थी। मैं सोफ़े पे जंप करना, मुझे याद है अपने डॉग के साथ खेलना। आज जब मैं लंच करती हूँ, लंच करने के बाद मेरी एनर्जी लेवल स्लो हो जाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? बेसिकली खाना खाने के बाद जो हमारे पूरे बॉडी का ब्लड फ्लो होता है वो कोशिश करता है कि डाइजेशन अच्छे से हो पाए, और वो हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए वो आपके पाचन तंत्र की तरफ ज़्यादा उसका फ़्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपके माइंड तक अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता और वो थोड़ा सा स्लीपी महसूस करता है। और रही बात बचपन की और अभी की, तो बेसिकली ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जब हम छोटे होते हैं हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई रहता है, हमारे पास बर्न करने के लिए काफ़ी एनर्जी रहती है, और धीरे उम्र के साथ मेटाबॉलिक रेट स्लो होता जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा अधिकतर 40 की उम्र के बाद लोग थोड़ा मोटा होना प्रारंभ हो जाते हैं, इवन कम खाने के बाद भी मोटा होना प्रारंभ हो जाते हैं। उसके पीछे यही कारण होता है। ओके, एंड पेट की अग्नि आयुर्वेदा में, या पेट का एसिड, हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेट का एसिड चाहिए खाने को पचाने के लिए, बट डॉक्टर दे रहे हैं एंटी एसिड। हमारा सबसे बड़ा जो माय ड्यूटी ब्रांड का गिफ्ट है ऑडियंस को, वो ये है कि हमने एसिड की गोली निकाली बिटेन HCl के फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब आप खाने के बीच में थोड़ा सा एसिड ले लो गोली के फॉर्म में, लोगों की 20 साल पुरानी एसिडिटी ठीक हो गई, और एसिडिटी के रिलेटेड जितने भी इश्यूज थी ये ठीक हो गए। आयुर्वेदा में या आपकी विजडम के हिसाब से एसिड देना और एंटी एसिड ना देना ये ठीक है? एंटासिड का तो मैं सख्त विरोधी हूँ। आपके डाइजेशन को अच्छे से होने के लिए
आपके स्टोमक में एसिड की मौजूदगी ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर आप एंटासिड देकर उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे तो कैसे वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, वो अपना काम ही अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसके चलते प्रॉब्लम आगे क्या होती है, मैल अब्जॉर्प्शन, जो आप खाते हैं वो अच्छे से आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इसके चलते देखने को मिलती है। एंटासिड इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहता है। अधिकतर जितने भी लोग मैंने ये देखा है, जितने भी डॉक्टर एंटासिड वगैरह ज़्यादा लिखते हैं साथ में एक मल्टीविटामिन और ज़रूर देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसके चलते बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब कर नहीं पाएगी, तो उधर से थोड़ी सी पूर्ति करने के लिए वो सिंथेटिक देते हैं। पर जब आपको नेचुरल तौर पे वो चीज़ें अपने खाने से ही मिल पाती हैं तो क्यों आप उन चीज़ों की तरफ। मतलब मल्टीविटामिन लेने से अच्छा है कि आप अपना खाना अच्छे से पचाना शुरू करो। बिल्कुल। और खाने को अच्छे से पचाने के लिए 3 टिप्स क्या होंगी आपकी? सबसे पहला, जब तक आपको पहला खाया हुआ खाना ऐसा ना फील हो कि वो अच्छे से हजम हो चुका हो, तब तक आपको दोबारा नहीं खाना चाहिए। हमेशा ये बात याद रखिए कि अति किसी भी चीज़ की होगी, विशेष तौर पर भोजन की अति, वो सबसे अधिक हानिकारक होती है। इसके अलावा रात के खाने और सोने के बीच में कम से कम आप 4 से 6 घंटे का आप अंतर रखें। अगर संभव हो सके तो संध्या के पश्चात, अंधेरा होने के पश्चात आप भोजन ना ही ग्रहण करें तो ज़्यादा अच्छा है। और तीसरा, मैं बार बार कहता हूँ कि रात के खाने और सुबह के खाने के बीच में आप कम से कम 12 से 14 घंटे का आप अंतर रखिए। अगर वज़न आपका कम करने का आपका मोटो है, वज़न कम करना चाहते हैं, जॉइंट्स हेल्थ अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी डायबिटीज़ को आप रिवर्स करना चाहते हैं, तो आप इस 14 घंटे के गैप को धीरे धीरे बढ़ाकर 18 घंटे तक भी आप अगर ले जाएं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। साइंस में इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग जब भी कोई इंसान शुरुआत करता है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल होती है, रात को नींद नहीं आती है क्योंकि पेट में गुड़गुड़ हो रही होती है। बट जब भी आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हो, पहला मेंटल बैरियर आता है। बट हमारे पास माय ड्यूटी के पास ओवर 1500 केसेस हैं कि हमने बिना गोली दिए सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग करी। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से उनके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हुए। जो प्री डायबिटिक्स थे वो डायबिटिक्स नहीं रहे। उनको एक दिक्कत आ रही थी कि जब इंसान खा नहीं रहा होता है तो जो पेट के डाइजेशन के एंजाइम्स होते हैं वो बहुत लो होते हैं। तो जब इंसान अपना फास्ट खोलता है, जो पहली मील लेता है, उस मील के बाद मतलब वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है। उसको हमने कॉम्बैक करने के लिए हमने क्या बोला कि आप अपना फास्ट एसिड से खोलो, जिसमें हमने एप्पल साइडर विनेगर दिया उनको। और रिसर्च ये भी शो करती है कि अगर आप अपने खाने के साथ, अगर उसमें थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा भी हैं, अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लो तो आपकी जो ब्लड शुगर स्पाइक है वो 20-25% कम होती है। तो आप एप्पल साइडर विनेगर के बारे में क्या बोलोगे? सेब का सिरका। एप्पल साइडर विनेगर मैं भी रिकमेंड करता हूँ, ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स में, और अगर कोई अपना वज़न कम करना चाहता है, इन 2 कंडीशन में मैं काफ़ी रिकमेंड करता हूँ। साथ में मेरा ये भी कहना रहता है कि आप अपने खाने के बाद भी थोड़े से, अगर आप जैसे जीरा, अजवाइन वगैरह आप खाने के बाद अगर ये लेते हैं तो उसका डाइजेशन जो आप खाएंगे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। एपेटाइज़र के तौर पे अगर आप जैसे कह रहे कि ना, खाना जो इंटरमिटेंट फास्टिंग खोलने के बाद या फिर जब आप खाने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको डलनेस फील होती है। इसके लिए ये कंप्लेन मेरे पास भी आती है। तो मैं ये कहता हूँ कि ना, आप खाने से पहले नींबू थोड़ा सा ले लिया कीजिए। जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सेम वही है। हालांकि एप्पल साइडर विनेगर का थोड़ा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा रहता है, नींबू का थोड़ा कम रहता है। पर बहुत से लोगों की दिक्कत ये होती है कि एप्पल साइडर विनेगर वो टेस्ट अडोप्ट नहीं कर पाते और उस वजह से वो बार बार उसको लेने में थोड़ा सा, पर नींबू थोड़ा आसानी से वो ले लेते हैं। ये अल्टरनेट के तौर पे मैं बताता हूँ। मैंने अपने लाइफस्टाइल में एक और चीज़ इंटीग्रेट की है। मैं खाने के बाद, इमीडिएटली बाद, बहुत हल्की सी, मतलब बैठती नहीं हूँ, बहुत हल्की सी 10 मिनट की वॉक लेती हूँ।
उससे मैंने पहले ना कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर की एक चिप होती है, वो मैंने बाजू के ऊपर लगाई हुई थी, और वो मेरी ऐप में मुझे ये दिखाता था कि जैसे ही मैंने खाना खाया मेरा ब्लड शुगर राइज हो गया, उसके बाद अगर मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया है वो थोड़ा कम राइज होता था, एंड अगर मैंने वॉक की है खाने के बाद, चाहे सिर्फ 7-8 मिनट की वॉक है, तो उससे मेरे ब्लड शुगर रेगुलेट रहते थे, तो उससे डायबिटीज़ के चांसेस कम होते हैं, उससे क्रेविंग्स कम होती हैं, तो ये सब फ़ायदे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आजकल सबसे बड़ा कंसर्न है, हेयर लॉस का। हेयर लॉस क्यों हो रहा है लोगों का? हेयर लॉस के पीछे जो सबसे बड़ा कारण मेरी नज़र में, मेरी प्रैक्टिस में मुझे जो लगता है वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। हम बाहर से तो उन्हें बहुत कुछ देने की कोशिश करते हैं, पर कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। और जनरली ऐसे पेशेंट जो हेयर लॉस की कंप्लेन के साथ आते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट रहता है। सबसे पहले उनका पाचन तंत्र सुधारने की ज़रूरत होती है, उसके बाद उनके भोजन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो साथ में ही कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करने के लिए सप्लीमेंट्स वगैरह देने पड़ सकते हैं, पर मैं प्रेफर करता हूँ कि नेचुरल जितना आप न्यूट्रिशन आप ले पाएँ चीज़ों से, अपने खाने से, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। प्रोटीन, जब हमारे पास कोई हेयर फॉल का केस आता है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाओ। प्रोटीन, बाल किससे बना है? कैराटिन। कैराटिन आपकी इलास्टिसिटी में हेल्प करता है, शाइन में हेल्प करता है, तो हम लोग उनको प्रोटीन बढ़ाते हैं। तो आपके हिसाब से, अगर मैं जिम नहीं जाती हूँ, बट लोगों को एक बहुत बड़ा मिथ है कि मैं जिम नहीं जाती हूँ, मुझे प्रोटीन शेक लेना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या अगर हम लोगों को प्रोटीन शेक देंगे तो उनका हेयर फॉल रुकेगा? अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी है और उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, पर यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप इंडियन हैं, उसमें भी नॉर्थ इंडियन ख़ास तौर पे, और वेजिटेरियन है, तो हो सकता है आपको बीच बीच में प्रोटीन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जनरली हमारे खाने में प्रोटीन डेफिशिएंसी एक बड़ा ही प्रमुख कारण होती है अधिकतर शारीरिक और मानसिक समस्याओं के पीछे। तो वे प्रोटीन, अगर ज़्यादा ही प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो बिल्कुल मैं अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ, और बिल्कुल लेना चाहिए। हमारे पास जब एक हेयर फॉल का केस होता है, सबसे पहले हेयर फॉल होता है 3 कारण। पहला कारण आपके हार्मोन्स, जिसमें आपका थायराइड हार्मोन बहुत बिग रोल प्ले करता है, बट आपका थायराइड हमेशा डिटेक्ट नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ है, कोई इंसान कहे कि मेरा थायराइड स्लो डाउन नहीं है, उसका हाथ टच करके देख लो, उसका हाथ ठंडा है या उसका हाथ गर्म है। अगर ठंडा है तो उसको क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है। तो अगर उसका थायराइड ऑप्टिमाइज है, और दूसरा जो सबसे बड़ा हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का कज़न है डीएचटी। आपके हेयर फॉलिकल्स जो अगर टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो एंजाइम एक्स्ट्रा है, तो आपको डीएचटी ब्लॉकर लेना पड़ता है, जिसमें आपकी मैंने रील्स देखी हैं, आपके हिसाब से पंपकिन सीड्स, हमारे हिसाब से सॉ पोमेटो। सो हमारा एक सप्लीमेंट है थिक एंड ग्रो, उसमें हमने ये सब डाला है। तो जब लोगों ने ये सप्लीमेंट लिया, थिक ग्रो हेयर सप्लीमेंट, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे बाल झड़ने बंद हो गए। स्पेशली वो औरतें जिनकी उम्र 35 से ज़्यादा थी, क्योंकि तब ज़्यादा ऐसे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। और तीसरी चीज़ प्रोटीन, दूसरी चीज़ प्रोटीन दी हमने, जैसे कि आपने बोला। जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है हेयर लॉस का, दैट इज़ आयरन की कमी। आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन लेवल कम रहना। जनरली मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि अगर मैं किसी फीमेल से, वो मेरे पास पेशेंट आई है, फीमेल पेशेंट, और अगर उनका हीमोग्लोबिन 10 या 11 भी है, तो वो ये कहती है कि ना, अरे ये तो बहुत है, बहुत अच्छा। इवन जब हॉस्पिटल में हम अपनी प्रैक्टिस के दौरान कॉलेज से जस्ट पास आउट होने के बाद, मैं ये देखता था कि बहुत सारी गांव की ऐसी महिलाएं आती थी जिनका हीमोग्लोबिन 9-8, प्रेग्नेंट महिलाएं
उन इतने में भी ये नॉर्मल समझती थी, उनके साथ जो फैमिली आती है वो उनको नॉर्मल समझती है। पर अगर आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो आपके बालों के हेयर फॉलिकल तक अच्छे से जो न्यूट्रिशन जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, और एक बहुत मेजर कारण होता है अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम है। इसके अलावा हार्मोन वाली बात पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है मीठा। चीनी, गुड़, शक्कर। हालांकि गुड़ को एक अच्छा आदमी मानते हैं और चीनी को एक बुरा आदमी मानते हैं, पर अगर ये कहा जाए कि है ना दोनों बस भाई ही है, कुछ 0.5% का अंतर है और कुछ नहीं है, तो मेरा ये मानना है मीठे की वजह से हो क्या रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस, खासतौर पे फीमेल में पीसीओडी पीसीओएस ऐसे हो रखा है, पता नहीं हर किसी को। आप अल्ट्रासाउंड, अधिकतर फीमेल को पता ही नहीं होता, वो अल्ट्रासाउंड जब करवाती है किसी और कारण के चलते, तब उन्हें पता लगता है कि ये है दिक्कत, और केवल उनका पीसीओडी पीसीओएस कंट्रोल करने से और उनकी हेयर फॉल और स्किन पिगमेंटेशन और ये ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए वो फालतू में इतनी परेशान हो रखी थी, वो अपने आप कंट्रोल हो जाती है। ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह का जो फीमेल में मेल में तो टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की जो है आपको बीटा वो डीएसटी ब्लॉकर देने पड़ते हैं, पर फीमेल में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये ओबेसिटी और पीसीओडी पीसीओएस ही ज़्यादा मिलता है। हालांकि थायराइड वगैरह आजकल बहुत, मतलब पहले केवल फीमेल में ही जनरली देखने को मिलता था, आजकल तो हर किसी में। राइट। ये बहुत ही अच्छी बात की, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है एंड वो बता रहे हैं कि गुड़ एक्चुअली शुगर का भाई है। बिकॉज हमारे यहाँ पे या हम लोग कहते हैं कि आपने चीनी छोड़नी है, फैटी लिवर के केसेस आते हैं, सबसे पहले हम लोग कहते हैं चीनी छोड़नी है। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, फैटी लिवर उनका बेटर नहीं हो रहा है, क्योंकि लिवर पूरा दोबारा ठीक हो सकता है। आपने तो चीनी छोड़ी हुई है। नहीं, मैंने चीनी छोड़ी हुई है बट मैं गुड़ ले रही हूँ। एंड गुड़ गाइज इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग, मे बी 0.5% फ़र्क है। गुड़ भी आपकी चीनी है। एंड आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पीसीओएस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका कारण है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसका अगेन एक कारण है चीनी, एंड चीनी दूसरी आपकी एजिंग, आपका कोलेजन किल कर रहा है, ग्लाइकेशन, एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स बना रहा है, जिसके कारण आपको स्किन पिगमेंटेशन के चांसेस आ रहे हैं। सो गुड़ इज़ एन एंटी एजिंग, एंटी ब्यूटी, फैटी लिवर, पीसीओएस, चीनी वगैरह हर चीज़ का कारण चीनी है ना। चीनी और गुड़ ये बिल्कुल ही ख़राब चीज़ें हैं। हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, पर आज के समय बैलेंस कुछ भी नहीं रहा है। हम मीठा इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी सीमा नहीं है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार भोजन 6 चीज़ों से मिलकर 6 प्रकार के रस होते हैं भोजन में: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो मधुर ये 6 के 6 सभी आपके भोजन में हो तभी उसको पूर्ण भोजन माना जाता है। तो मधुर होना चाहिए, पर हम उधर से भी मधुर ले रहे हैं और इधर से भी मधुर ले रहे हैं, और हर जगह से केवल वही लिए जा रहे हैं और चीज़ें हमने बिल्कुल इग्नोर कर दी हैं। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, आम दोष की वृद्धि हो रही है, कफ दोष जो है वो बढ़ रहा है, और ये जितनी भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की गांठ होना, ये कफ और वात दोनों के मिश्रण से होता है। तो ये क्या कर रहा है, ये इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा इसी वजह से देखने को मिल रही है आजकल, ख़ास तौर पे डायबिटीज़ और पीसीओडी पीसीओएस, जॉइंट्स पेन, स्वेलिंग बॉडी में कहीं पर भी आ रही है, उसके पीछे भी। हाँ जी। तो ये सब क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा कंज्यूम, आपने मोटा अनाज खाना बंद कर दिया, मिलेट्स खाना बंद कर दिया है, क्या खाते हैं, गेहूँ, या क्या खाते हैं, चावल, पूरा जोर उसी चीज़ पे लगा के बैठे रहते हैं। इंसुलिन स्पाइक बहुत आएगा। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि आपकी उधर उनमें भी मधुर रस प्रधान है और आप गुड़ भी साथ में ले ही जा रहे हैं। पहले मीठा मिलता ही नहीं था लोगों को, कभी तलाशते थे चीज़, कभी हफ्ते 10 दिन में एक बार मिल गया तो मिल गया। अब ये कई लोग ये आर्ग्यू करते हैं हमारे मतलब बाप दादा ये खाते आए हैं। मैं ऐसी कंडीशन में मैं यही कहता हूँ कि ना भी समय के साथ आपको बदलना पड़ता है और अच्छे
वैद्य के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि देश काल पात्र का विचार आपको करना ही होगा। जो चीज़ आपके लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद है, हो सकता है आज से 10 साल बाद वो फ़ायदेमंद ना रहे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी और इसी के साथ आगे बढ़ना होता है। So next topic is there is a pandemic, silent killer कह रहे हैं उसको, that are sleep issues. लोगों को बहुत ज़्यादा सो नहीं पा रहे हैं अच्छे से, उसके कारण सुबह एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स रहते हैं, ठीक है, और आपका जो वेट लॉस हार्मोन है वो रात को काम करता है, तो लोगों की वेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ रहा है क्योंकि लिवर, फैटी लिवर हो रहा है। ये सब चीज़ें रात को आपकी बॉडी डिटॉक्स कर रही होती है। तो स्लीप का आप क्या कारण है कि लोग सो नहीं पा रहे हैं? कारण बताने से पहले लोगों को थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ना, नींद क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग मैंने इंटरनेट पर भी ये आर्ग्यू करते हुए देखा कि हम तो बस 4 घंटे सो लेते हैं, काफ़ी है। या फिर मोदी जी के वो दिखाते हैं कि ना, ये केवल इतना 18 घंटे काम करते हैं और बाकी इतना ही सोते हैं, तब भी अच्छे से काम कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पास मेल फर्टिलिटी और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इशू के सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं, पर मैं जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ वो माइंड से जुड़ी हुई है। और इन दोनों ही इशू में आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेंटल हेल्थ के पीछे अच्छी नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिसकी अगर नींद अच्छी नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ गड़बड़ होनी ही होनी है। तो इसीलिए नींद को प्रायोरिटी देना चाहिए, हम उसको प्रायोरिटी देते नहीं हैं। आज के समय में अधिकतर लोग करते क्या है, आप ऑफिस से आए, भागे भागे आपने खाना खाए, 8 या 9 बजे आपने भोजन किया, उसके बाद आप तुरंत बेड पे चले गए और उसके बाद मोबाइल देखते देखते जब नींद आएगी तब सोएंगे। जनरली 1 घंटे 2 घंटे के बाद आप सो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब आपका गट काम कर रहा है, आपका पाचन तंत्र काम कर रहा है, आपका दिमाग सो ही नहीं सकता। ये दोनों बहुत इतना आपस में गुथे हुए हैं कि अगर एक को दिक्कत आएगी दूसरे को दर्द होगा। जैसे जुड़वा में बताते हैं ना कि एक को चाटा लगा तो दूसरे को दर्द हुआ, बिल्कुल असल में जुड़वा ये 2 चीज़ें हैं। आपकी अगर मेंटल हेल्थ ख़राब है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब होगा। तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को तो रेस्ट दे नहीं रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आप सोने के लिए जाएं तो आप ये सोचें कि अच्छी नींद आ जाए, हो ही नहीं सकता है। हमारे पास एक कनाडा से केस आए थे, तो वो क्या करते थे, 9:30 बजे अपनी दुकान से आते थे। तो मैंने उनको बोला आप कितने बजे सोते हो? मैं 11 बजे सोता हूँ, पर मैं 10:30 बजे थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। तो मैंने कहा आपकी 10:30 बजे से पहले कब खाते हो? मैं शाम को खाता हूँ 6:30 बजे। तो मैंने बोला कि 6:30 बजे जब आप खाना खाते हो, आप प्रॉपर मील लो, थोड़ा थोड़ा करके नहीं खाना है। उसके बाद 4-5 घंटे कुछ नहीं खाना है। हमने सिर्फ ये एक चीज़ चेंज करी उनकी डाइट के अंदर, उनके लाइफस्टाइल के अंदर, एंड उनके जो ब्लड शुगर लेवल्स थे, उनकी जो डायबिटीज़ की गोली थी वो कम हो गई। सो गाइज़, जब भी आपने खाना है पेट भर के खाओ, लेकिन सोने से 4 घंटे पहले खाओ। दिस इज़ द बिगेस्ट टिप। जो दूसरी सबसे बड़ी टिप है वो ये है कि टीवी को अपने कमरे से उठा के बाहर फेंक दो। क्योंकि टीवी क्या है, इसके अंदर से वाइट लाइट आती है। वाइट लाइट आपकी आंखों से आपके ब्रेन की तरफ जाती है, जो आपके ब्रेन को ये बताती है कि अपना जो स्लीप हार्मोन है मेलाटोनिन, उसका प्रोडक्शन शट डाउन कर दो। अब अमेरिका में मेलाटोनिन बहुत बिकता है, हमारे पास भी दवाई है, बट हम क्या करें, जब लोग मांग ही रहे हैं वो दवाई, उसकी डिमांड है। बट मेलाटोनिन लेने से पहले आपकी बॉडी खुद मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है, एंड आप लोगों को टीवी को कमरे से बाहर रखना है, एंड एटलीस्ट सोने से 1-1.5 घंटा पहले टीवी देखना बंद कर दो। इनफैक्ट आजकल इंटरनेट पे मिल रहे हैं ब्लू लाइट ब्लॉकर ग्लासेस, मैंने पापा मम्मी दोनों को लेके दिए हैं। आपने सुना उसके बारे में? पर ज़्यादा बेहतर यही है ना कि आप स्टिमुलेशन दो ही मत अपने माइंड को। अगर आप उसको बार बार स्टिमुलेट करते रहोगे तो चाहे कितने आप ब्लू लाइट ब्लॉकर लगा लीजिए, आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो सकता है। उससे पहले आप आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए, थोड़ा आपको घूमना फिरना हो वो कीजिए,
थोड़ा सा अच्छा आप रिलैक्स करें। मेडिटेशन उस समय अफर्मेशन वगैरह के लिए बहुत अच्छा समय रहता है। आप विजुअलाइजेशन ट्राई कर सकते हैं अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा समय है। आप उस समय ज़्यादा ना मोबाइल यूज़ करें, ना टीवी यूज़ करें। लोगों से बातें करने का भी वो अच्छा समय नहीं नहीं होता है। वो खुद के लिए आपको हम्म, समय देना चाहिए। थोड़ा खुद पे ध्यान देना चाहिए आपको। मेरे पास ना मैंने एक बैंड पहना हुआ है, वो बैंड मेरे को मेरा पूरा दिन का स्ट्रेस मॉनिटर बताता है। तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि मेरे घर में जब मैं आने वाली थी यहाँ गुड़गांव, तो मुझे गुड बाय कहने के लिए कुछ फ्रेंड्स आ गई एंड वो 1 घंटा मेरे पास बैठी हैं। हम लोगों ने इतनी सिर्फ हम हंसे हैं, रिलैक्सिंग बातें की हैं, हंसे हैं। लेकिन जब मैं अपने रूम में आई, मैंने देखा मेरा स्ट्रेस मॉनिटर हाई था। और अगर मेरा स्ट्रेस मॉनिटर हाई है, जो मेरी स्लीप एफिशिएंसी है वो जनरली, जैसे कि आपने कहा, ये क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे डिपेंड करता है। मैं खुद 4.5-5 घंटे में नींद पूरी कर लेती हूँ। मेरी एफिशिएंसी हमेशा 98 से 100% के बीच में रहती है। सिर्फ क्योंकि आधा घंटे तक मेरी फ्रेंड्स आ गई थी, मेरी उस दिन स्लीप एफिशिएंसी 69% रही। और अगले दिन मेरा 1 किलो वेट बढ़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर स्ट्रेस के कारण बॉडी ने वाटर रिटेन कर लिया। एक एक दिन के अंदर आपका 1 किलो वेट नहीं बढ़ता, बट आपकी बॉडी वाटर रिटेन करने लग जाती है। तो मेरा थोड़ा सा स्केल भी बड़ा आया। सो कैन यू इमेजिन, ये छोटी छोटी चीज़ें। बट मैंने भी मम्मा पापा को ये कहा, मैंने कहा मम्मा पापा आप इवनिंग में मेडिटेशन शुरू करो। बट वो लोग थक जाते हैं शाम को, है ना, पूरा दिन काम किया है तो रिलैक्स होना होता है। तो फिर मैंने उनको एंड में ब्लू लाइट ब्लॉकर ग्लासेस दे दिए एंड कमरे के अंदर मैंने उनके क्या किया, ऑरेंज लाइट लगा दी है। वाइट लाइट मैं बंद कर देती हूँ, ऑरेंज लाइट लगा दी है। उनको भी मैंने ट्रैकर लगाया है, उनकी भी स्लीप बेटर हो गई है। राइट, राइट। तो एक ये चीज़ हमारी बहुत हेल्प करी है। एंड फटीग, लोग थके हुए क्यों रह रहे हैं आजकल? फटीग के पीछे जो कारण है वो हमारी डाइट ही है। और नींद एक ये कारण तो है ही, इसके अलावा डाइट बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पे हो सकता है आपको गट से रिलेटेड इशू हो, उसकी वजह से आप अच्छी डाइट भी ले रहे हो तब भी आपको, दरअसल हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए प्रॉपर प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, प्रॉपर फैट की भी ज़रूरत होती है, प्रॉपर आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। सभी चीज़ें आपको बैलेंस चाहिए। हम या तो एक चीज़ की अति करना प्रारंभ कर देते हैं या फिर बस एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं। तो उससे होता क्या है, जो डेफिशिएंसी होती है जनरली फटीग, और आपकी आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर के सभी रोग आपके पेट से ही स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपना पाचन तंत्र सुधार लेते हैं, आपका पाचन तंत्र सुधरेगा तो आपकी डाइट में भी सुधार आएगा। सबसे ख़ास मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा, गेहूँ चावल पे थोड़ी डिपेंडेंसी को हमें कम करना चाहिए। हालांकि जो उस समय सरकार ने जिस समय गेहूँ चावल को बढ़ावा दिया था, सरकार की मजबूरी थी कि गेहूँ चावल वगैरह ज़्यादा चाहिए ताकि लोगों का पेट अच्छे से भर पाए। पर इसके चलते हुआ क्या है, जो मिलेट्स हैं, मोटा अनाज है जो, वो बिल्कुल हमने कंज्यूम करना ही बंद कर दिया। आपने लास्ट टाइम कब यूज़ किया था, आप बताइए। मुझे तो पता है, आपका मैंने वीडियो देखा हुआ है, रागी के अंदर इतना आयरन है, तो हम तो रागी के लड्डू बनाते हैं घर पे। आप अभी सर्दियों में बाजरा लीजिए। बाजरा और रागी बेसिकली थोड़े गर्म नेचर के होते हैं, तो उनको गर्मियों में आप यूज़ करने से थोड़ा बचना चाहिए। और जितने भी आप मिलेट्स हैं वो यूज़ करें। मोटा अनाज जितना होगा वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखेगा, फाइबर है उसके अंदर। तो जो आप यूएस में जाएंगे वहाँ पर कोलन कैंसर के केस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो फाइबर लेते ही नहीं है, सारे दिन एनिमल प्रोटीन पे डिपेंडेंट रहते हैं और फाइबर नहीं होता उनकी डाइट में। हमारे इंडियन फूड में एटलीस्ट ये चीज़ अच्छी है और इसलिए इंडिया में बहुत कम है। पर अब हम क्या कर रहे हैं, मसल्स बिल्डिंग करनी है तो बस एनिमल प्रोटीन के पीछे पड़े हुए हैं और कार्ब वगैरह और फाइबर बिल्कुल वो इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं है। अति किसी भी चीज़ की हो वो अच्छी नहीं होती है। बैलेंस करके चलिए। एक्सट्रीम में कहीं पे आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहे, बिल्कुल नेगेटिव रहे, वो भी अच्छा नहीं है। बैलेंस रहना चाहिए हमेशा। जीरो
ही बेस्ट है। जहाँ आपने फाइबर की बात की है, एक बहुत ही अच्छा सोर्स एंड आई थिंक एक इंसान को रोज़ खाना चाहिए, वो है हमारे सीड्स। मेरे को नट्स से भी ज़्यादा सीड्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि नट्स के अंदर होता है ओमेगा 6 एंड ऑलरेडी हमारी डाइट में ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा है एंड ओमेगा 3 का रेशियो बहुत कम है और ओमेगा 3 के सोर्सेज ही नहीं है। ओमेगा 3 का जो सोर्स है नॉन वेज है, एल्गाए है, वो हम खाते नहीं है, एल्गाए वेजिटेबल्स, सी वेजिटेबल्स एंड देन जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है आपके फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड्स, पम्पकिन सीड्स। सो अभी ममा ने क्या किया हुआ है घर के अंदर, और हम पिछले 6 साल से ये चीज़ कर रहे हैं, हमने सारे सीड्स को एक मिक्सी में डाल के उसका पाउडर बनाया, रागी के साथ उसको मिक्स करके उसका लड्डू बनाए हुए हैं एंड हम रोज़ मॉर्निंग में वो एक खाते हैं। तो आपके हिसाब से नट्स, सीड्स, ज़्यादा नट्स खाने चाहिए, ज़्यादा सीड्स खाने चाहिए, क्या है? यहाँ भी मैं यही कहूँगा, बैलेंस रखिए। नट्स और सीड्स हर एक की अपनी एक खासियत है। आप ये कहें कि केवल सीड्स अच्छे हैं, केवल नट्स अच्छे नहीं हैं। कुछ चीज़ें हैं जो सीड्स नहीं कर सकती, वो नट्स कर सकते हैं। और ओमेगा 3 के लिए इंडियन डाइट में एक कमी है, स्पिरुलिना और सीवीड वगैरह। ये अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें जो जनरली हमारे इंडियन डाइट में नहीं होती, वो आपको वेजिटेरियन तरीके से, क्योंकि हम नॉन वेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं, अधिकतर लोग नहीं करते हैं, तो वेजिटेरियन तरीके से करने का सीवीड बहुत अच्छा तरीका है। हालांकि थोड़ा सा उसका टेस्ट अडॉप्ट करने में आपको हो सकता है थोड़ा समय लगे, पर अगर उसको डेली अपनी आप डाइट में जोड़ लेते हैं किसी भी तरह, आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी हेयर हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी स्किन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। इसी तरह सीड्स जो हैं, सीड्स भी ख़ास तौर पे मैं फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स और सेसमे सीड्स, ये 3 चीज़ें अगर हेयर हेल्थ के लिए आप बात करें तो इन 3 सीड्स को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा वॉलनट, आप नट्स में जाएं तो ये हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ओवरऑल आपकी पूरी हेल्थ अच्छी बनी रहे तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए, सभी तरह के नट्स, सभी तरह के सीड्स आप थोड़ी मात्रा में रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह खाइए। ये सबसे सेफ़ तरीका है, सबसे सेफ़ तरीका है। अगर बाकी आप उस तरह खाने में कंफर्टेबल नहीं है तो आपने जो तरीका बताया उस तरह भी उसका प्रयोग किया जा सकता है, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। हमारे लिए भी यही है, जब हमारे कोई हेयर के लिए पूछता है हम यही सीड्स बोलते हैं। मेनोपॉज के बाद जब कैल्शियम का प्रॉब्लम हो जाता है लेडीज़ को, सेसमी सीड्स में कैल्शियम एंड स्पेशली रागी एंड सेसमी सीड्स के लड्डू आफ्टर मेनोपॉज सबसे अच्छी चीज़ है। मेन टेस्टोस्टेरोन के लिए सनफ्लावर सीड्स, उसमें होता है जिंक, सनफ्लावर पम्पकिन सीड्स। तो आप सही कह रहे हो, हर तरीके के सीड्स में अलग बेनिफिट्स हैं, हर नट्स में अलग बेनिफिट्स हैं। तो इससे बेटर है कि सबको लो, उनका ब्लेंड बना दो एंड देन उसको आप या तो इसी तरीके से खा लो चूरन की तरह, 1-2 चम्मच खा लो। 1-2 चम्मच से ज़्यादा तो गर्मी भी हो जाती है थोड़ी। इससे बचने के लिए ही हम उसको ये कहते हैं कि आप रात को भिगोइए और फिर सुबह खाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और इस तरह अधिकतर लोगों को नट्स और सीड्स में यही दिक्कत आती है कि मुंह में छाले हो गए या फिर एसिडिटी वगैरह का इशू, पेट में गर्मी, कई बार खुजली होने लगती है। बहुत से लोग पाइल्स वगैरह का भी इशू बताते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बस उसको रात को पानी में भिगोइए, सुबह अच्छा। क्योंकि उसमें फाइटिक एसिड होता है गाइस, कुछ लोग फाइटिक एसिड अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं एंड इट बाइंड योर मिनरल्स एंड इट गिव यू अ हिस्टामिन रश एंड इट गिव्स यू हाइज एंड इचेस। सो सोक द सीड्स, सोक द नट्स। आप लोग इसको लाइटली ले रहे हो, इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि एक फूड, क्वालिटी फूड एंटी न्यूट्रिएंट बन सकता है अगर उसको अच्छे से कुक या फिर सोक नहीं किया गया। और जो कोई भी अगर इसको लाइटली लेकर और इसको टेस्ट करना चाहे, मैं उसको ये कहूँगा कि ना, आप अंजीर और काजू कुछ दिनों तक आप बिना भिगोए लगातार खा के देखिए, अपने आप जीवन में कभी भी आप सूखे नहीं खाएंगे। सच में? बिल्कुल। आपने टेस्ट किया है? क्या होता है उसके बाद? अंजीर बहुत ही गर्म होता है, अंजीर बहुत गर्म होता है, काजू बहुत गर्म होता है, तो बिना भिगोए बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। ठीक है गाइज, आई होप आज का जो एपिसोड था आपको मॉडर्न साइंस एंड आयुर्वेदा का एक ब्लेंड मिला हो, ताकि आप लोग बेस्ट बेनिफिट ले सको।
क्या रास्ता लेना है, क्या नहीं लेना है। अगर आपको माई ड्यूटी के बारे में और जानना है, हम लोगों का इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे पेज है MIDUTY और हमारी वेबसाइट है myduty.in। वहाँ पे आप आइए, फ्री में कंसल्टेशंस लीजिए। 8699086991 100% फ्री कंसल्टेशन। डॉक्टर रॉबिन से आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे 7988282175 पर व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड कर देगी कि किस तरह आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। Thank you so much, Dr. Sharma. It was pleasure having you on the show.